हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू देखेंगे परमाणु की संरचना से। ठीक है, इससे पहले भी मैंने परमाणु की संरचना पर कुछ वीडियो को अपलोड कर दिया। अगर आप उसे नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को देख लें, फिर इसको देखना स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा कि निम्न में से कौन सा आयन जो है कि CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब बताना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाती है उसी को सम इलेक्ट्रॉनिक की कहते हैं। तो इसमें आप बताइए किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेरा N2+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो भाई एक नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में हो गया 14 इलेक्ट्रॉन और 1+ है तो 14 में से 1 चला जाएगा तो 13 बचेगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो N2 नहीं है। Cn- दूसरा ऑप्शन है Cn-, दूसरा ऑप्शन क्या है Cn-। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो कार्बन में हो गया 6 और नाइट्रोजन में हो गया 7, तो 7 6 13 और एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 13 1 14, तो इसी में आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा वो कौन होगा, Cn- होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि एक P कक्षक में भर सकते हैं। आपको ये बताना है कि एक P कक्षक में भर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन तक, 6 इलेक्ट्रॉन तक, 2 इलेक्ट्रॉन सम चक्रण के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ। आपको यही बताना है कि एक P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, आपको ये बताना है। तो हमको पता है कि एक P कक्षक में किसी भी P कक्षक में एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, Px Py Pz, और एक सब ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस डब्बे में इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो एक P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी कैसे, वो भी विपरीत स्पिन के। ठीक है, अलग अलग जो स्पिन है उनकी क्या होनी चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए स्पेक्ट्रल रेखा की तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है उसका तरंगदैर्घ्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि E बराबर होता है hc/λ। ये आपको पता है E बराबर hc/λ। तो यही पूछ रहा है कि जो तरंगदैर्घ्य है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्यारे दोस्तों लैम्डा जो हो जाएगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, E के। ठीक है, किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E के। आप एक प्रकार से बना सकते हैं। तो ये किसके हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा एनर्जी के। ठीक है, तो संक्रमण में सम्मिलित ऊर्जा के अंतर के, यानी वही ऊर्जा स्तर के ना, ऊर्जा रिलेटेड एनर्जी है ये, तो एनर्जी से रिलेटेड ही आंसर आएगा। तो संक्रमण में सम्मिलित ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये रिलेशन याद रखेंगे, ये फोटॉन का रिलेशन जो E बराबर में hc/λ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो है वह फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन होता है, तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक कर सकते हैं कि इसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है। तो ये 1s2 2s2 2p6, तो भाई ये 6 हो जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 2p5 होगा। कितना होगा, 2p5। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई,
तो यस में 2 और पी में 5, तो 5 + 2 = 7। तो बाहरी कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 और फिर बचा कितना? 7। तो 2 और 7, क्योंकि इस फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2, दूसरे में 7, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। तो इसका जो जनरल कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? NS2 NP5, NS2 NP5 इसी रूप का है ना। देखिए ऊपर N की जगह 2 है, यहाँ N की जगह भी 2 है, तो NS2 NP5 इस प्रकार का कन्फिग्रेशन हो जाएगा, NS2 NP5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा है, उसमें माफ कीजिएगा, ऑप्शन आगे पीछे है तो आप इसको जानिए। तो आपको दूसरे पे क्लिक करना है, ठीक है, दूसरा जो सही ऑप्शन है NS2 NP5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 किमी प्रति घंटे की चाल से घूमती हुई 200 ग्राम की एक गोल्फ बॉल से जुड़ी हुई तरंगदैर्ध्य क्या है? आपको बताना है कि जो मास दिया हुआ है, एक गेंद का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम मास दिया हुआ है। उसके बाद इसका जो वेलोसिटी है ये भी दिया हुआ है, कितना? 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है। इसका वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रही है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो आपको इसमें रिलेशन पता होगा तो आप आसानी से ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अगर रिलेशन आ रहा है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हमको पता है कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर, आपने डी ब्रॉगली का इक्वेशन पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर H/में P होता है, तो P को हम M भी लिख सकते हैं, ठीक है। M और V की वैल्यू हमको पता थी, तो हम M और V की वैल्यू को रख देते हैं। तो M का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई? वो H की वैल्यू हमको पता है 6.6763 लिख सकते हैं, गुणे 10 के घाते कितना? -34, ठीक है। ये हो गया इसका -34 लिख दिया मैंने। फ्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाई M की वैल्यू कितना है? M की वैल्यू है 200, किसमें? 200 ग्राम में है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फिर से रिवाइंड करके। तो 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर उसको दिया, और क्या दिया हुआ है भाई? और दिया हुआ था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है भाई? तो वेलोसिटी है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी किमी प्रति घंटा है। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो 60 गुणे 60 करना होगा, तो 2 बार 60 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जब इसको जनरली जब 2 बार 60 से कैलकुलेट करके जब मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका जो इक्वेशन में करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2.38 इंटू 10 के पावर -30 मीटर, इतना आ जाएगा। वेवलेंथ की वैल्यू ये आ जाएगी, करेक्ट आंसर ये आ जाएगी, ठीक है। अभी आपको ऊपर जो फ्लाइंग कांस्टेंट है उसमें 2 बार यानी 3600 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि किमी प्रति घंटा में है तो उसको सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 10 के घाते 30 मीटर, तो लगभग देखिए अप्रॉक्स में आंसर पावर में पूछा था तो 10 के घाते 30 आएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए 2 क्वांटम संख्या +½ और -½ क्या दर्शाती हैं? प्यारे दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये सब ऑर्बिटल है, P के सब ऑर्बिटल है, 3 सब ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं प्लस और माइनस, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ऐसे भरे जाते हैं ना, पहले क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, ठीक है। तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज भर दिया मैंने। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो ये भरे हुए हैं +½ और -½ ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये जो हैं 2 क्वांटम मैकेनिकल चक्रण होते हैं, 2 क्वांटम मैकेनिकल चक्रण होते हैं जिनका कोई ऐतिहासिक समानता नहीं होता है। 2 क्वांटम मैकेनिकल चक्रण है जिनका कोई ऐतिहासिक समानता नहीं है, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु के नाभिक मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रयुक्त किरण पुंज था। जो रदरफोर्ड ने अपने प्रकटन के प्रयोग में किरण को उपयोग किया था, आपको उसको बताना है। तो आपको सबको पता है कि रदरफोर्ड ने जो है वो किसका प्रयोग किया था भाई, अल्फा कण का प्रयोग किया था, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकटन का प्रयोग नाम ही है, ठीक है, अल्फा कण का प्रयोग किया था। तो अल्फा कण को हम जनरली क्या कहते हैं, हीलियम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हीलियम नाभिक। तो आप देख लीजिए अल्फा कण किस में है, तो भाई इसमें बीटा कण है, तो बीटा कण हो नहीं सकता, गामा कण भी नहीं हो सकता। हीलियम परमाणु जो एक धातु पत्र पर प्रकटित करने पर विकसित हो गए, हीलियम नाभिक जो एक धातु पर प्रकटित करने पर विकसित हो गए। तो भाई हीलियम परमाणु नहीं होगा, ठीक है, हम कुछ हीलियम नाभिक कहते हैं, हीलियम नाभिक को हम कहते हैं अल्फा कण। तो हमको खोजना होगा हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक जो एक धातु पत्र से प्रकटित होने पर विसरित हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे भाई, हीलियम नाभिक थे ना। हीलियम नाभिक या अल्फा कण की बौछार करवाई थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। 2s कक्षक के लिए प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो 2s कक्षक है इसके लिए कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग, तो जो कोणीय संवेग L बराबर, मान लीजिए कोणीय संवेग L बराबर, ये फार्मूला होता है अंडर रूट में L L प्लस 1 इंटू H अपान 2 पाई, अंडर रूट में L प्लस 1 H अपान 2 पाई, ये फार्मूला होता है। तो आपको s ऑर्बिटल के लिए बताना है। तो s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिट जो होता है, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। s के लिए 0, और p के लिए कितनी होती है भाई, p के लिए 1, d के लिए कितनी होती है 2, और ऐसे ही f के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाती है, ठीक है। l का मान जो होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है ना, SPDF के लिए, ठीक है। f के लिए 3 हो जाएगा, ऐसे ही आगे, ठीक है। तो l के लिए जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो l बराबर कोणीय संवेग L बराबर, तो कोणीय संवेग L बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये s के लिए 0, तो 0 प्लस 1 H अपान 2 पाई। तो प्यारे दोस्तों ये 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी संख्या में, तो पूरी संख्या जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका जो कोणीय संवेग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ठीक वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है। हमसे पूछा हुआ है कि एक डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला लगाइए, L बराबर अंडर रूट में L प्लस 1 H अपान 2 पाई, ये फार्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर आराम तुरंत मिल जाएगा। तो L की वैल्यू D के लिए क्या होती है भाई, तो L की वैल्यू अभी मैंने बताया D के लिए कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 रख दीजिए, L की जगह 2 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 H अपान 2 पाई। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट 6 H अपान 2 पाई, अंडर रूट 6 H अपान 2 पाई। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, अंडर रूट 6 H अपान 2 पाई। तो अंडर रूट 6 H अपान 2 पाई, ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट 6 H अपान 2 पाई, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा का मान, हाइड्रोजन परमाणु में जो प्रथम कक्षा की ऊर्जा है E बराबर में वो कितनी होती है, वो सबको पता है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है।
ये n² भी होता है, ये इतना होता है n² होता है, -0.6 Z² n², इतना होता है हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की ऊर्जा, इतना होता है। ठीक है, तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा इतना दिया हुआ है। तो आपको बोहर की उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा, उत्तेजित अवस्था मतलब क्या, उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि n=2 पे, n=2 प्रथम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी n= क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस समय ऊर्जा बतानी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 के लिए -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, EV में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, वो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु का मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। जो मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ये किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है परमाणु का साइज बताता है। क्या बताता है, साइज। जो साइज है ना, साइज, एक मिनट दोस्तों, साइज की मैं बात कर रहा हूँ। जो साइज होता है ना, ये n के जरिए बताया जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये साइज को बताता है। ठीक है, और ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है। ठीक है, ये भी बताता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हमको पढ़ना होगा। तो पहला दिया हुआ है कि ये कक्षक के आकार को बताता है, ये चक्रण का कोणीय संवेग बताता है, ये कक्षक के कोणीय संवेग से संबंधित है, ऐसा कहना चाह रही है। ये कक्षक का आंतरिक अभिविन्यास से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो साइज या आकार, वही बता सकते हैं, आकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसके आकार को बताता है, आकार। याद रखिए, आकार और आकृति में अंतर होता है। ठीक है, ये आकार को बताता है, और जो एल होता है वो आकृति को बताता है। किसको बताता है, आकृति। ठीक है, एन जो होता है वह आकार को बताता है, साइज को बताता है, एनर्जी को भी बताता है एन। ठीक है, पीरियड को भी बताता है, किस पीरियड का है। ठीक है, और एल जो होता है वह किसको बताता है भाई, एल जो होता है वह आकृति को बताता है, यानी एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है तो उसको बताता है। पी ऑर्बिटल जो है कि वो डम्बल शेप है, तो वो एल से पता चलता है। ठीक है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा हुआ था तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्तर हाइड्रोजन परमाणु को एक फोटान अवशोषित तो करने देता है लेकिन एक फोटान उत्सर्जित करने नहीं देता है। ये हमसे बोलना चाह रहा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो 1s1 आता है। तो यही तो है भाई, बस एक ही ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये फोटान को अवशोषित तो करता है पर उत्सर्जित करने नहीं देता है। तो 1s का इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो 1s में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो लंबा हो जाएगा जिसके कारण अब मैं इसी पर विराम दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।